हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, भारतीय संविधान से बनने वाले वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में घूम फिर के हर बार पूछे ही जाते हैं, तो उन्हें सॉल्व करेंगे आज बहुत ही कम समय में और एक बेहतरीन व्याख्या के साथ। इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह का न्याय वर्णित किया गया है। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ऑप्शन ए है 3 प्रकार का, ऑप्शन बी है 2 प्रकार का, ऑप्शन सी है 5 प्रकार का या ऑप्शन डी है 12 प्रकार का। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे यदि आपने इससे पहले कभी भी संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो इसका जो आंसर होगा उसे लेने से पहले हम देखेंगे अन्य सभी ऑप्शंस को। तो जो 12 प्रकार की बात की गई है, तो जी नहीं, 12 हमारी क्या है, संविधान में अनुसूचियां हैं। 12 क्या हैं, 12 अनुसूची हैं। अगर 5 की बात की जाए कि 5 क्या हैं, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में वर्णित की गई है। 5 प्रकार की क्या वर्णित की गई, स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की बताई गई है समानता। 2 प्रकार की क्या बताई गई है, समानता। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। अब अगर कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में कौन से न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है, तो आप अगर तीनों समझ लेंगे तो एक जो अन्य ऑप्शन डाला गया है उसे आसानी से चूज कर पाएंगे। तो इसमें 3 प्रकार के जो इन्होंने न्याय बताए हैं, उन 3 प्रकार के न्याय में इन्होंने बात की है सामाजिक न्याय की, और सामाजिक के साथ साथ इन्होंने बात की है किसकी, आर्थिक की। सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक के साथ साथ राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, ये 3 प्रकार के न्याय की बात संविधान की प्रस्तावना में की गई है। अगर समानता की बात की जाए तो 2 प्रकार की समानता बताई गई है, और वह समानता कौन कौन सी है, तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। कौन कौन सी समानता हो जाएंगी, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। तो ये क्या हो गई, 2 प्रकार की समानताएं हो गई। अब स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी दी गई हैं, तो सबसे पहले आपकी बताई गई है विचार की स्वतंत्रता। दूसरी बताई गई है किसकी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर तीसरी क्या बताई गई है, तीसरी बताई गई है विश्वास की स्वतंत्रता। तीसरा क्या बताया गया है, विश्वास की स्वतंत्रता। और इसके साथ साथ चौथा बताया गया है धर्म की, चौथा बताया गया है धर्म की, और 5वां बताया गया है उपासना की। 5वां क्या बताया गया है, उपासना की। यानी कि भारत के सभी नागरिकों को कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, प्रतिष्ठा की, धर्म की और उपासना की। 2 प्रकार की समानताएं बताई गई हैं। कौन कौन सी समानताएं बताई गई हैं, तो समानताएं बताई गई हैं आपकी प्रतिष्ठा एवं अवसर की। और 3 प्रकार का न्याय बताया गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ चुके होंगे। और अब कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ से आप 10 से 12 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन डी है 28 मई 2010 को। तो अब आप अपना सही आंसर चूज करेंगे कि राष्ट्रीय गान को। देखिए, प्रश्न को बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं है, बहुत ही केयरफुली अपना आंसर कीजिएगा और काउंट कीजिएगा कि आपने कितने जो क्वेश्चन है वो सही कर पाए हैं। तो संविधान सभा के द्वारा जो राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक एक ऑप्शंस को लेकर के चलते हैं आगे। तो 18 मई और 2010 की बात अगर की जाए तो यहाँ पर हमारा जो जलीय जीव है, जलीय जीव, अब जलीय जीव कौन सा है तो ये ही जान लीजिएगा पहले। तो जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। क्या है जलीय जीव, गंगा डॉल्फिन। तो जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया गया था, कब किया गया था, ये किया गया था 18 मई 2010 को। 18 मई सन 2010 को जलीय जीव घोषित किया गया था डॉल्फिन को। तो ये तो बात हो गई ऑप्शन नंबर डी की। अब अगर बात की जाए किसकी, ऑप्शन नंबर सी की, तो 26 जनवरी
1950 को, 26 जनवरी 1950 को क्या घोषित किया गया था? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत है हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 में संविधान सभा के द्वारा अपना लिया गया था। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ये किसने लिखा था, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो हम सभी जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया था। उनकी पुस्तक आनंद मठ से ये उद्गृत है। क्या है आपका? वंदे मातरम। और ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय गान अपनाया गया था। सॉरी, यहाँ पर जो 22 जुलाई 1947 को हमारा क्या अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द वेरी 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 राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसा मुझे ही हो गया एक बार में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब अपनाया गया? 18 मई 2010 को। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसे बंगला भाषा में क्या कहते हैं? अमार सोनार बंगला के नाम से जाना जाता है। इसे संक्षिप्त रूप में गाने में कितना समय लगता है? तो संक्षिप्त रूप में अगर इसकी बात की जाए तो इसकी प्रथम और अंतिम पंक्ति को गाते हैं, इसके गाने में कुल 20 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 20 सेकंड का। और अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है, तो आपका हो जाएगा 52 सेकंड का। कितना समय लगता है? 52 सेकंड का। तो दोनों क्वेश्चंस में अंतर समझ लीजिएगा। यदि संक्षिप्त रूप से पूछा जाएगा तो उसमें सिर्फ पहली और अंतिम पंक्ति को गाते हैं, जिसमें कुल 20 सेकंड का समय लगता है। और पूरे राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है। अमार सोनार बंगला इसका जो है बंगला भाषा में शीर्षक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे लिखा गया है। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज जिसके डिजाइन करता कौन थे? तो पिंगले वेंकैया इसके डिजाइन करता थे, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो लंबाई का अनुपात है 3 में और चौड़ाई का अनुपात है 2 में, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ से उद्गृत किया गया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 पर। हो सकता है कि समय ज़्यादा लग रहा हो, व्याख्या में समय जा रहा हो, लेकिन यकीन मानिए आप इसे 2x पर करके भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम जितनी भी चीज़ें उससे संबंधित जानते हैं उन सभी को रिकॉल करेंगे तो एक अच्छा रिवीजन हो पाएगा, जिसके माध्यम से हमारी समझ भी बन पाएगी प्रश्न को लेकर के। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 324 में या अनुच्छेद 110 में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इससे पहले हम सभी ऑप्शंस पर नजर डालेंगे। तो अनुच्छेद 123 में अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय आपात जो है आपका, जिसे हम कह सकते हैं कि अध्यादेश जारी करना। क्या कह सकते हैं? अध्यादेश। तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, वह किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये अनुच्छेद हो जाएगा आपका। अध्यादेश किसके तहत जारी करेगा? अनुच्छेद 123 के तहत। और जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, वह किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 213 के तहत। देखिए 123 और 213 बस डिजिट का जो है फर्क है। तो 123 में कौन है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, और 213 में कौन है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 324 की बात की जाए तो अनुच्छेद 324 इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है, जिसका वर्णन संविधान के यदि भाग पूछ लिया जाए कौन सा है, तो भाग 15 में इसका वर्णन किया गया है निर्वाचन आयोग का। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त आपके कौन थे? तो सुकुमार सेन आपके कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। तो आप इन सारे ही क्वेश्चंस को जो है ध्यान रखेंगे कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 324 में। और प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और इस कौन से भाग में इसका वर्णन किया गया है? तो भाग 15 में किया गया है। इसके साथ साथ यह भी याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब की गई थी। कई बार प्रश्न इसकी स्थापना से पूछ लिया जाता है, तो आप याद
याद रखेंगे कि इसकी स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की जो है स्थापना की गई थी, गठन किया गया था। तो अब ये सारे क्वेश्चंस आप याद रख पाएंगे अच्छे से। और अगला जो आपका लास्ट ऑप्शन था उसे भी ले लेते हैं। अगला ऑप्शन था अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में आपके बात की गई है अनुच्छेद 110 में बात की गई है धन विधेयक की। किसकी बात की गई है? धन विधेयक की बात की गई है अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक कहाँ पर जो है किसके द्वारा पास किया जाता है अंतिम रूप से? तो ये पास किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ये अंतिम रूप से पास किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसका अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि अनुच्छेद 112 में क्या है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेंगे। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। तो ये आपके हो गए जो है अनुच्छेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को लागू किया? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसे भी याद रखेंगे, गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स, ये क्या हो जाएगा? जीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब ये जीएसटी लागू करने वाला पहला देश अगर पूछा जाए तो पहला देश था आपका फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात की जाए तो जीएसटी जब लागू किया गया तो कौन से दिवस के रूप में इसे मनाते हैं? तो 7 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका वर्णन संविधान के किस संविधान संशोधन में किया गया था? ऑप्शन ए 101वां संविधान संशोधन, बी है 46वां संविधान संशोधन, सी है 61वां संविधान संशोधन और डी है 42वां संविधान संशोधन। तो इन सभी संशोधन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये सभी संशोधन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन जीएसटी का डाला है, वहाँ पर आपसे 61वां संविधान संशोधन के बारे में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? इन सभी को अच्छे से समझ लेंगे। तो अगर 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो इस 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? लघु संविधान की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, जिसके चलते क्या किया गया था कि जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। और वे 3 शब्द कौन कौन से थे? तो समाजवाद और कौन से थे? अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष जैसे ये 3 शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आपका आंसर क्या होगा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें 61वां संविधान संशोधन की, तो 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 61वां संविधान संशोधन में आपके जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। यदि पूछ लिया जाए कि किस वर्ष में किया गया था तो ये भी याद रखेंगे, सन 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। अगले ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो अगला ऑप्शन है 46वां संविधान संशोधन। अब 46वां संविधान संशोधन में क्या है बताया गया है? तो 46वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें किया गया? मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में किया गया। किसमें किया गया? मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो 46वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे? 46 की जगह क्या कर लेंगे? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21A में। और इसके साथ साथ क्या किया गया कि अनुच्छेद अगर 101 की बात की जाए तो अनुच्छेद 101 के तहत जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया ये भी याद रखेंगे। तो ये आप याद रखेंगे 7 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया? 7 जुलाई 2017 को। इसीलिए जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को ही हम जीएसटी दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को आसानी से कर लिया है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी को लागू किया 7 जुलाई 2017 को। 86वां संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21A में किया गया।
और ये किया कब गया था, तो सन 2002 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कर दी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन 1900 किसके द्वारा, 1989 के द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन यानी कि 1976 में क्या किया गया था, समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष जैसे 3 शब्द जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप अपने आंसर्स को काउंट करते रहेंगे कि आपने अभी तक कितने आंसर राइट किए हैं। पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन ए है 30 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष या ऑप्शन डी है 18 वर्ष। बात की जाए ऑप्शन नंबर ए की, तो जो 30 वर्ष आयु आपकी बताई गई है ये होती है राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी बताई गई है, 30 वर्ष बताई गई है। 35 वर्ष की अगर बात की जाए यानी कि ऑप्शन नंबर बी की, तो उपराष्ट्रपति और इसके साथ साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और ये भी याद रखेंगे कि इसके साथ साथ राज्यपाल क्या हो जाएगा, राज्यपाल। तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके साथ साथ 25 वर्ष की आयु आपकी किसकी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। और 18 वर्ष जो उम्र होनी चाहिए वह मतदान की न्यूनतम आयु है। मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। अब अगर आप बहुत ही ज़्यादा होशियार हैं तो आपको यहाँ आंसर तो मिला ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आंसर नहीं लिख पाया है। तो यहाँ पर आप अपना आंसर लिख लेंगे कि जो पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु है वह है 21 वर्ष। कितनी है, 21 वर्ष। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं पड़ा था, उससे आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपने सभी न्यूनतम आयु के बारे में जान लिया। तो 30 वर्ष राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति तीनों के ही लिए न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष। 25 वर्ष किसके लिए, तो 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। 18 वर्ष किसके लिए, मतदान के लिए। और 21 वर्ष पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, भाग 3 में, भाग 15 में, भाग 2 में, भाग 1 में। तो सबसे पहले देखेंगे अगर भाग 1 की बात करेंगे तो भाग 1 में क्या किया गया है। भाग 1 में भारत में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन किसमें किया गया है, संविधान के भाग 1 में। इसमें बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 में क्या वर्णित किया गया है, तो भाग 2 में वर्णित की गई है नागरिकता। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भाग 2 में वर्णित की गई है नागरिकता। भाग 3 की बात की जाए तो भाग 3 में वर्णित किया गया है मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों को किस में वर्णित किया गया है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। और अगर अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में किया गया है। यह कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 15 की अगर बात की जाए तो अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया गया था कि निर्वाचन का जो है वर्णन किसमें किया गया है, निर्वाचन का वर्णन किया गया है भाग 15 में। और अनुच्छेद कौन सा था, तो 324। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए संविधान पढ़ने का मतलब ये है कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, अगर आपने एक एक करके अनुच्छेदों को तैयार कर लिया ना तो पूरा का पूरा संविधान आपके मुट्ठी में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 48 में, बी अनुच्छेद 40 में, सी अनुच्छेद 38 में और डी अनुच्छेद 44 में। तो आप फटाफट से अपना आंसर करेंगे कि ग्राम पंचायत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तब तक मैं बताती हूँ आपको कि और सभी जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं वो आपके लिए किस प्रकार हेल्पफुल रहने वाले हैं। अनुच्छेद 44 की बात की जाए तो समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता की बात किसमें की गई है, बहुत बार पूछा जाता है। समान सिविल संहिता की बात की गई है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद 38 में तो राज्य के लिए कल्याणकारी नीतियों का जो है निर्माण करना, राज्य के लिए कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना किसकी जिम्मेदारी होगी, राज्य की होगी। यह किसमें वर्णित किया गया है, तो नीति
निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में राज्य के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाने का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 38 में। तो इस प्रकार से ये दोनों अनुच्छेद आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब चलेंगे अनुच्छेद 40 की तरफ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार आपकी जो है क्या होंगी? ग्राम पंचायतें होंगी। अब ग्राम पंचायत का वर्णन अनुच्छेद 40 में, समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में और अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी नीतियों का निर्माण कौन करेगा? राज्य करेगा। और अनुच्छेद 48 की बात की जाए तो अनुच्छेद 48 में बात की गई है कृषि की। अनुच्छेद 48 का में बात की गई है पर्यावरण की। किसकी की गई है? पर्यावरण की। तो अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 48 में किसकी बात की गई है? कृषि एवं पशुपालन की। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 48 का में किसकी बात की गई है? पर्यावरण की। एक बार फिर से सारे अनुच्छेदों को रिकॉल करेंगे। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में वर्णन किया गया है ग्राम पंचायतों का। और ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य के लिए जो है कल्याणकारी नीतियों का निर्माण करना। और अनुच्छेद 40 में समान सिविल संहिता की बात की गई है। तो इस प्रकार हमने अपने कुल 7 प्रश्न आपके सामने लिए थे और इन 7 प्रश्नों में से मैं पूरे जो है सत्यता के साथ ही कह सकती हूँ कि कम से कम आपने 70 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ से रिकॉल किया होगा, अगर आप वीडियो में लगातार जुड़े रहे हैं। तो यही फ़ायदा होता है चीज़ों को साथ साथ दोहराने का। अगर आप इसी प्रकार का सेशन आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार प्रश्नों की श्रृंखला आयोजित करके आपको एक प्रश्न के साथ साथ अन्य सभी उससे रिलेटेड चीज़ों को जो है रिवीजन करवाया जाएगा। और आपने 7 में से कितने प्रश्न सही कर पाए ये भी कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, प्रश्नों का कलेक्शन कैसा लगा, वर्णन कैसा लगा, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई है वो आराम से आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप पढ़ाई की पोथी पर अगर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए आज के क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं, क्वेश्चन की बात करूं तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे करके जा रही हूं कि उपराष्ट्रपति के न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो आपकी न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए। तो मैं इंतज़ार करूंगी आपके आंसर का और आपने कितने अपने क्वेश्चन सही कर पाए उसका भी। और आप आगे इस सेशन को चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं वो भी अपनी राय बताएं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और फटाफट से पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आई होप आपने अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और मुझे आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।